नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वह विषय बहुत ही गंभीर है और आज के दौर में, वर्तमान दौर में पत्रकारिता और राजनीति के धाराओं में चर्चा का, वाद विवाद का प्रमुख विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वह विषय है बंगाल की राजनीति में हिंसा या बंगाल में राजनीतिक हत्या। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बंगाल में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा के लिए चुनाव हुए और उन चुनावों में उन मतदान के परिणामों की घोषणा जो हुई वो 2 मई को हुई। 2 मई को जो चुनाव की, मतदान की जो परिणामों की घोषणा हुई, उस घोषणा में एक स्पष्ट रूप से तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली और तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ मजबूती से सरकार बनाई और वहीं भाजपा एक मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी, जिसे 77 सीटें प्राप्त हुई, 77 सीटें प्राप्त हुई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहीं भी अपना स्थान पाने में असफल रही। लेकिन चुनाव के परिणामों तक बात सिर्फ सीमित नहीं थी। चुनाव के परिणामों के बाद ही बंगाल में एक हिंसा का दौर शुरू हुआ, जो कि हमारी मीडिया के लिए, जो कि राजनीति के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा, चिंता का प्रमुख विषय रहा और एक तरीके से इसे लोकतंत्र पर प्रहार माना गया। भाजपा का यह आरोप था कि बंगाल में 2 मई के बाद जो हिंसा हुई उसके लिए तृणमूल जिम्मेदार है, वही तृणमूल जो है वो भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। दोस्तों, 2 मई को परिणामों की घोषणा के बाद आज तक बंगाल में जो परिणामों की घोषणा के बाद जो हिंसा हुई उनमें सामान्य आदमी सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी मारे गए और उनमें 16 से 17 लोगों की जान चली गई। पार्टी की अपनी आपसी लड़ाई के बीच में इन 16 से 17 सामान्य लोगों की जान जब जाती है तो वह विषय बहुत गंभीर हो जाती है और चर्चा का विषय बन जाती है। दोस्तों, आज आपसे मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, जिस बंगाल की सियासत में, जिस बंगाल की राजनीति में हिंसा के विषय पर बात कर रहा हूं, यह विषय बहुत ही गंभीर है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, जब ऐसी घटनाएं घटती है, जब चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं घटती है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह सिर्फ वहां की पार्टी और सरकार पर नहीं, बल्कि वहां पर आज तक की जो राजनीति रही है, आज तक की जो राजनीतिक संस्कृति रही है, उस पर भी सवाल उठता है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में जब हम हिंसा की बात करते हैं तो उस हिंसा के दौर की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हमें 1960 के दशक में लेकर जाती है। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर यदि देखा जाए और स्पष्ट तौर पर यदि देखा जाए तो बंगाल में अभी तक 3 प्रमुख दलों ने ही शासन किया है। बंगाल की सियासत पर 1947 से लेकर लगभग 1977 तक एक छत्र कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। वहीं कांग्रेसियों के हाथ से जो सत्ता थी वो 1977 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने छिटक ली और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार 34 वर्षों तक बंगाल की सियासत पर अपना पकड़ बनाकर रखा। वहीं 2011 में ममता बनर्जी ने मार्क्सवादियों के इस जीत के सिलसिले को रोका और एक नए तरीके से अपने पार्टी को मजबूत किया और बंगाल की सियासत पर तब से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो गया और ममता बनर्जी अब जब 2021 के इस चुनाव को जीती हैं तो वह लगातार तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी है। लेकिन बंगाल की सियासत में, बंगाल की राजनीति में हिंसा की जो इस तस्वीर है, हिंसा का जो यह उदाहरण है, ये हमें 1960 के दशक के बाद से ही शुरू होता हुआ दिखता है। देखिए, बंगाल की सियासत में यह जो हिंसा है, इसके लिए आप जब अलग अलग विषय पर अलग अलग लोगों की बात सुनेंगे तो आप यह पाएंगे कि अलग अलग लोग इसके लिए अलग अलग कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकारों से जब बात करेंगे, आप विशेषज्ञों से बात करेंगे, आप नेताओं से बात करेंगे, तो हो सकता है इसके लिए वो अलग अलग कारण को जिम्मेदार ठहराएं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो बंगाल में अलग अलग समय में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे मूल रूप से बंगाल की सियासत में जो प्रथम कारण है जो हिंसा देखने को मिलती है वो तब होती है जब बंगाल की सियासत में पावर जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को स्विच ओवर होता है, या एक पार्टी के हाथ से सत्ता जब फिसल करके दूसरी पार्टी के हाथ में जाती है और विपक्ष मजबूत होता है, तो ऐसी स्थिति में बंगाल में हमें हिंसा देखने को मिलता है। कुछ ऐसा उदाहरण हमें
पहले 1977, फिर उसके बाद 2009 से फिर 2011 और आगे के वर्षों में भी विद्वान जो विशेषज्ञ लोग हैं वो कहते हैं कि बीते सालों में भी लगभग 2019 के चुनाव परिणामों में, लोकसभा के परिणामों के बाद से ही हिंसा देखने को मिली है। तो नंबर एक जो रीज़न है वो हमें देखना पड़ेगा कि बंगाल की सियासत में जो वहाँ के सियासत की संस्कृति है, जिसमें वह सियासत पला बढ़ा है, वह कहीं ना कहीं हिंसा के जड़ पर है। और दूसरी तरफ एक बात और होती है कि बंगाल की सियासत पर जो एक दल शासन करती है, यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार एक दल का कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे वर्षों तक रूल रहता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का 1947 से लेकर के 1977 तक वर्चस्व रहा, फिर उसके बाद 1977 से लेकर के 2011 तक 34 वर्षों के दौरान मार्क्सवादियों का रूल रहा, और उसके बाद ममता बनर्जी को भी 10 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में विपक्ष को एक आवाज नहीं मिल पाता है, इसके लिए भी वहां पर हिंसा का जो अलग अलग रूप है वो हमें देखने को मिलता है। कुछ लोग सामान्य रूप से अलग भी जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे बंगाल की सियासत में यदि आप जानते हैं, यदि आप समझते हैं, तो आप नक्सलवादी आंदोलन से परिचित होंगे। वही नक्सलवादी आंदोलन जो कि नक्सलवादी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था और जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब बंगाल में कांग्रेस पार्टी का रूल था। बंगाल की कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने, जब 1960 के बाद की जो सरकार थी, वो इस नक्सलवादी आंदोलन को दबाने के लिए एक हिंसा का सहारा लेती है, और वही जो हिंसा है वो आगे चल करके अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। बंगाल की सियासत का इतिहास जो है वो अभी तक यह बताता है कि बंगाल की जो प्रमुख सत्ता पर बैठी हुई पार्टी रही है, उसने अपने विपक्षियों के मुंह को दबाने के लिए कभी न कभी हिंसा का सहारा जरूर लिया है। और इसकी शुरुआत ही हुई थी उस नक्सलवादी आंदोलन से, जब कांग्रेस पार्टी का शासन था बंगाल में, और कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवादी और मार्क्सवादी लोगों की आवाज को दबाने के लिए, हिंसा को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया, जिससे कि उस हिंसा को और बढ़ावा मिला। आप गौर कीजिए, जब एक हिंसा को दबाने के लिए सामने से भी हिंसा का सहारा लिया जाता है, तो वह हिंसा शायद दबने के बजाय और अधिक तेजी से उबलता है। वैसे ही जैसे किसी लगी हुई आग पे पेट्रोल का छिड़काव करने पर वह आग और ज्यादा फैलता है। आगे के वर्षों में यदि देखें तो जो काम कांग्रेस पार्टी ने मार्क्सवादियों को दबाने के लिए किया, वही 2009 का आपको याद हो नंदीग्राम सिंगूर का आंदोलन, तो वही काम बंगाल की सियासत में ये जो मार्क्सवादी पार्टी के लोग थे उन्होंने तृणमूल को दबाने के लिए किया। कुछ ऐसा ही उदाहरण लोगों का यह मानना है कि अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से देखें तो हमें यह भी समझना होगा कि बंगाल की सियासत में जो हिंसा की संस्कृति है उसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके लिए एक पूरा एरा जिम्मेदार है, एक पूरी राजनीतिक जो युग है वो जिम्मेदार है। उसी राजनीतिक युग में जो 1960 के दशक से शुरू हुई और आज तक चलती आ रही है, तो बंगाल की सियासत में इस राजनीतिक हिंसा के लिए अलग अलग कारण जिम्मेदार है। तो दोस्तों, बंगाल की सियासत के हिंसा जो ये है, बंगाल की सियासत का जो रक्त चरित्र है, वहाँ पर विरोधियों को दबाने का जो खेल है वो कब तक चलता रहेगा, यह तो अब राम के भरोसे ही छोड़ते हैं, या फिर वहाँ हमारे देश की राजनीति के विषय पर छोड़ते हैं, केंद्र की सरकार पर छोड़ते हैं, वहाँ के राज्य की सरकार पर छोड़ते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में तो लोगों का यह अनुमान है कि यह हिंसा हमें कहीं कंट्रोल या नियंत्रित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इस हिंसा की अभी और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। जो विद्वान हैं वह ऐसा राय रखते हैं, ऐसा विचार रखते हैं, और यह कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि यह अभी तक का बंगाल का वह उदाहरण है, अभी तक की उसकी ऐतिहासिक उसकी संस्कृति है, और यही उसमें इसी उदाहरणों के साथ लोग ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, बंगाल की सियासत पर हमें किसी पक्ष और विपक्ष में अटकने की, फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है कि हम स्वतंत्र दिमाग से सोचें कि आखिर बंगाल की सियासत में जब आज 2 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा हुई, तो अचानक यह हिंसा क्यों देखने को मिला। बंगाल में हमेशा से यह रिपोर्ट आती रही है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की, जो गाड़ियों पे हमला हुआ, बम से हमला हुआ, लोगों की जानें गई, समान आदमी की जानें गई। ये तमाम तरीके की नकारात्मक खबरें अलग अलग
समय पर बंगाल से निकल कर आती रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस पर कब नियंत्रण हासिल होता है और सरकार को कब इसमें सफलता मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र की कसौटी यही कहती है कि पक्ष और विपक्ष एक ही रथ के दो पहिए होते हैं और दोनों का साथ में चलना आवश्यक होता है। अब यह आवश्यक है कि बंगाल के लोगों ने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी में विश्वास जताया है, ममता बनर्जी उस विश्वास पर खरा उतरे और पक्ष और विपक्ष हिंसा के बजाय लोगों के विकास पर ध्यान दे। दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में जिसमें हम किसी अलग विषय पर विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।